हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिवल आपने बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। और अब बारी किसकी है भाई? सीजीएल 2024 की। कैलेंडर आपके सामने आ चुका है। अगले साल कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इनकी सारी डिटेल है। तो अब आपने आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि किस तरीके से तैयारी किया जाए कि साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले। बहुत डिटेल में हम चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और बारी बारी से चीजों को डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, किस किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कुछ मेजर एग्जाम, पूरे कैलेंडर में से वो सारे एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है मैंने लगभग ले लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट फेस का एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसके बारे में भी हमने ले लिया है कि अगर आप इसको टारगेट करना चाह रहे हो तो आपके लिए बस आप ये जान लो कि अप्रैल और मई में आपका एग्जामिनेशन है। मे बी लास्ट अप्रैल या फिर मई में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब अगर आप सिलेक्शन फेज 12 की यहां पे तैयारी करना चाह रहे हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक आपको टाइमलाइन देना चाह रहा हूं। दूसरा, अगर आप सीपीओएसआई उसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन कब है? मई जून में। नोटिफिकेशन की डेट्स भी यहां पे दे रखी हैं, जैसे 15 ऑफ फेब, 1 ऑफ फेब। तो अगर आपको सीपीओएसआई मतलब दिल्ली पुलिस एसआई में या फिर जितनी भी पैरामिलिट्रिक फोर्सेस हैं उसमें सब इंस्पेक्टर की जॉब अगर आप टारगेट कर रहे हो, स्पेशली बच्चे दिल्ली पुलिस की टारगेट करते हैं, तो उनका 15 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा और मई जून 2024 में उनका एग्जामिनेशन होगा। बी प्रिपेयर्ड कि आप जो पहला मंथ लिखा हुआ है उसके पहले हफ्ते को ही अपनी डेडलाइन मान के चलिए। कुछ टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगला जो एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कैंडिडेट अपीयर होते हैं, दैट इज सीएचएसएल। आपका अप्रैल में आपका फॉर्म आ रहा है और जून जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। अब आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एमटीएस का दे रखा है और ये सीजीएल ड्रीम जॉब, एसएससी की तैयारी अगर कोई करना है बच्चा आता है तो उसका टारगेट या उसकी ड्रीम जॉब जो भी होती है यूजुअली वो सीजीएल के थ्रू होती है। तो अगर आपको सीजीएल का देना है तो आपका सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और 11 जून 2024 ये इनका नोटिफिकेशन डेट है। क्यों मार्क कर रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात समझ आ रही है कि अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर सितंबर, मतलब बैक टू बैक एग्जामिनेशन लगे हैं। यानी कि अगर एक तैयारी ढंग से कर लिया तो जो आप सुनते हो ना कि एक बच्चा 21 साल की उम्र में 5 नौकरियां लेके बैठा हुआ है, 23 साल की उम्र में 5 नौकरियां, 8 नौकरियां लेके बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें कुछ अलग नहीं करते वो। बेशक से वो एक बार ढंग से तैयारी करते हैं। अगर वो आपने कर ली तो अगर इनमें से सारे एग्जाम देना चाहते हो तो आई कैन बेट कि आप उनको जॉब ले सकते हो। तो तैयारी इस हिसाब से करिए कि जितने भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर होंगे उनमें जॉब लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एलिजिबिलिटी में भी अभी सीजीएल के लिए ना हो, सीपीओ के लिए ना हो, मतलब उनका ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ। आपकी एस्पिरेशन हाई हो सकती है, आपको सीजीएल ही निकालना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अभी आप जिस पोस्ट के लिए, जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप उसकी परीक्षा दीजिए और नौकरी लीजिए। वो आपके कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो आपको इस अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है, आपको डेफिनेटली यहां से फायदा होगा। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर भाई आप टारगेट ले रहे हो तो टारगेट के बारे में भी कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट होता है, इसलिए हमने अलग से डिटेल में यहाँ पर 1-2 स्लाइड डाल दी है कि भाई एलिजिबिलिटी को लेकर कोई डाउट ना हो। ये एलिजिबिलिटी हमने जो रखी हुई है वो सिर्फ सीजीएल की रखी हुई है। किस एग्जाम की? सीजीएल एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी हमने रखी हुई है कि अगर कोई बच्चा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि गेस्टेड पोस्ट पे जाना चाह रहा है, डबल ए के लिए जाना चाह रहा है, तो अगर उसके लिए, तो यहां पर कई लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्या बीकॉम किया होना चाहिए, क्या मुझे एमबीए किया होना चाहिए, ऐसे चल के बहुत सारे डाउट हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद एनी परसेंटेज, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, दैट इज द ओनली एंड ओनली मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल का मतलब एक सीट है, नंबर, मार्क्स, सारे क्राइटेरिया बराबर हैं, उस केस में जिसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उसको अहर्ता, उसको वरीयता दिया जाएगा।
ऐसा जनरली नहीं होता। आप ज्यादातर आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप स्कोर अच्छा लेके आ रहे हो, यू विल गेट द जॉब। तो दैट्स इट। तो वहां पर कुछ ऐसा है नहीं। तो ये बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत है। आप सीधा सीधा अगर आप ग्रेजुएट हैं, सीजीएल भर रहे हैं, तो वैसे भी आप ग्रेजुएट हैं, तो आप डेफिनेटली उसकी तैयारी करिए। अगला पार्ट है जेएसओ। अब जेएसओ को लेकर बहुत सारा डाउट होता है। तो भाई अगर आपके +2 में यानी कि 12वीं में गणित में 60% अंक है तो आप एलिजिबल हो, या फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, या फिर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। एक ये है, या फिर आगे क्या कह रहा है कि आपने बैचलर डिग्री लिया हो लेकिन आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए भी एक अलग लिस्ट आती है, जैसे AA के लिए एक लिस्ट आती है, वैसे इसके लिए भी एक लिस्ट आती है। तो ये आपका यहाँ पर है। और बाकी जितनी पोस्टें हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अगर हैं आप, तो आपको भैया वहां पे बड़े आराम से नौकरी लग जानी है। रिटर्न निकालो, नौकरी लो, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगर आप में से किसी भाई को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल आंसर यू, राइट। तो यहाँ पर बाकी कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई कि हमारा सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के बारे में, टीयर 1 तो देखो सबको ये लगभग पता होगा, तो टीयर 2 का मैंने यहाँ पे ले लिया था। मैं टीयर 1 के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। तो टीयर 1 में भैया 4 ही सब्जेक्ट आने हैं, मैथ आना है, रीजनिंग आना है, इंग्लिश आना है और जीएस आना है। हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 25 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, आपका 2 मार्क्स का होता है। और टोटल ये परीक्षा आपकी 200 मार्क्स की होती है। टोटल ये आपकी 200 मार्क्स की होती है। अगर मैं सीजीएल 2023 की बात करूं तो टीयर 1 का कट ऑफ, अगर मैं सिर्फ ऑल अदर पोस्ट के लिए बात करूं तो दैट इज 150.8 मार्क्स है। तो इस लेवल पे आपका कट ऑफ गया था, दैट इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। टीयर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमने आप लोगों के लिए सिंपल कर दिया है। सिंपल क्या कर दिया है कि भाई यहाँ पर आपका पहली जो शिफ्ट होगी वो कुल मिलाकर एक 2.25 घंटे की शिफ्ट होगी, और इस 2.25 घंटे में सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। इनमें क्या क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इनमें क्या क्या होगा विल डिस्कस। अब देखो सेशन 1 में जो पहला घंटा है मतलब 1 आवर, सॉरी, जो आपका पहला घंटा होगा, इस पहले घंटे में आपके पास मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के आपके पास 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी आपके पास 30 क्वेश्चन, यानी कि पहले घंटे में टोटल आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। इस तरह मैथ्स भी 90 नंबर की, रीजनिंग भी 90 नंबर की, और इसके लिए समय मिलेगा 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में आप कभी भी मैथ्स कर सकते हो और कभी भी रीजनिंग कर सकते हो। दैट मीन्स मैथ और रीजनिंग में अपनी कोई टाइमिंग नहीं है, वो कंबाइंड टाइमिंग मिलती है 1 घंटे की, आप इत्मीनान से दे सकते हो। यहां पर ऐसी और कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगला, अब जब 1 घंटा बीत जाएगा तो ये वाली विंडो क्या हो जाएगी, ये वाली विंडो हो जाएगी बंद, और एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। जो आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो नेक्स्ट विंडो में अगले 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पेपर देना होगा। इंग्लिश में आपके आते हैं 45 क्वेश्चन, जीए में आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, ओवरऑल अगेन हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि अंग्रेजी 135 नंबर की और जीएस आपकी 75 नंबर की आएगी। तो कुल मिलाकर इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना बनेगा, 390 नंबर का। आपकी जो मेरिट बनती है वो इन्हीं 390 मार्क्स के बेसिस पे बनती है। इन्हीं 390 मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये हो गए आपके 2 घंटे। अब इस 2 घंटे के बाद आपकी तुरंत ये भी विंडो बंद हो जाएगी, मतलब अब आप ना तो मैथ रीजनिंग कर सकते हो, ना ही आप इंग्लिश जीएस कर सकते हो। आपके पास एक 15 मिनट की विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास एक कंप्यूटर का पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। लेकिन ये पेपर क्या है, ये पेपर है क्वालिफाइंग। ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी क्या हुआ, इस पेपर का मतलब ये हुआ कि भाई अल्टीमेटली इसके नंबर आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर एक डाउट है, ऐसी जितनी भी पोस्टें हैं जिन पोस्टों के लिए कंप्यूटर या पहले के दौर में सीपीटी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उनके लिए जैसे मान लो कि एक सीट है, अब दो बच्चों के नंबर यहाँ पे बराबर आ रहे हैं लेकिन एक बच्चे के कंप्यूटर में ज़्यादा नंबर है तो उस बच्चे को वो सीट दिया जाएगा, जिसके कम है उसको नहीं दी जाएगी। कुछ इस तरीके से है। तो जिन भी पोस्टों के लिए जैसे कि आपका एमईए में भी ये इंपॉर्टेंट है, सीएसएस में इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, तो वहाँ पर जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे कंप्यूटर सेक्शन में वो उस बच्चे को वरीयता मिलेगी वहाँ पर फाइनल जब उसका एलोकेशन हो रहा होगा कि कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो आप कंप्यूटर को भी हल्के में नहीं ले सकते। 2022 में तो मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने सब कुछ सिलेक्शन लेने के बाद जस्ट बिकॉज कंप्यूटर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चीज़ें उनके हाथ से चली गईं। तो आप इस सेक्शन को भी हल्के में नहीं ले सकते, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2.25 घंटे का एक पेपर होता है। इस पेपर के बाद क्या होगा, आपका यहाँ से टेस्ट, इसके बाद डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब एक 15 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 2000 की प्रेस आपको करने होते हैं। 2000 की प्रेस का क्या मतलब है, कई बार बच्चों को डाउट होता है तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है की प्रेस मान लीजिए ये लिखना है, तो देखो आपने 3 बार की प्रेस किया होगा, फिर स्पेस दिया होगा, मतलब 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। आपको की प्रेस लिखने में 9 बार कीज को प्रेस करना होगा, यही होता है की प्रेस। तो 15 मिनट में 2000 की प्रेस को 2000 की डिप्रेशन, ये आपका टेस्ट होता है। और यहाँ पर एरर्स कितना काउंट है, तो ये तो कट ऑफ की बात है। ये कट ऑफ है कि यूआर के लिए 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर के लिए 30% कैटेगरी, ये मैक्सिमम जो यहाँ पे एरर है वो अलाउड है। लेकिन ऐसी जितनी भी पोस्टें जिनके लिए टेस्ट एज अ मैंडेटरी कंडीशन, जैसे मान लो कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, जैसे कि ऑडिटर, ऐसी जितनी पोस्टें हैं तो उन सब के लिए कट ऑफ यूजुअली 5% होता है। अगर 5% से ज़्यादा एरर आपके आ रहे हैं तो आप वैसे ही उन सारी पोस्टों के लिए डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन ये टेस्ट भी अब सारी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको टाइपिंग भी करनी आनी चाहिए। तो अगर आप तैयारी के शुरुआती फेस में हैं तो थोड़ी बहुत टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या आएगी कि वो टियर 1 के बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, और जब वो टियर 1 के बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम नहीं मैनेज होता कि मेंस भी होता है अगले में भी 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन, जो भी टाइम मिलेगा, तो मेंस भी है, टाइपिंग भी करनी है, सब्जेक्ट्स भी 4-4 पढ़ने हैं, तो चीज़ें मैनेज नहीं होती। तो अब आपके लिए टाइपिंग इज ऑल्सो अ मैंडेटरी कंडीशन, दैट मीन्स टाइपिंग भी साथ साथ आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, अगला ये सेक्शनल एंड ऑल, ये सब तो सिंपल सी बातें हैं तो इस पर नहीं जाएंगे। अब भैया आके आते हैं कि टियर 1 की स्ट्रैटेजी से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने एक तो आपको आइडिया दे दिया, लेकिन एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस के लिए आपको डिटेल भी दे दे रहा हूं कि अगर मैं 2023 के कट ऑफ की बात कर लूं तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है कि सबसे पहले डबल एओ के लिए क्या कट ऑफ आपके पास गया था। मतलब आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट में 3 लिस्ट आती हैं। मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक आपके पास आएगी लिस्ट 1, और जो लिस्ट 1 होती है वो होती है डबल एओ के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अगर आपका इस पद पर चयन होता है यानी कि आप डायरेक्ट बन जाएंगे गेस्टेड वाले अधिकारी। ठीक है, और इसके लिए मेंस में आपको एक पेपर अलग से देना होता है, जेएसओ, मतलब जेएसओ के लिए एक अलग से पेपर देना होता है जो कि स्टैटिक्स का होता है, स्टैटिस्टिक्स का। और अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एक पेपर आपको अलग से देना होता है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं यहाँ से लिस्ट 2 की बात करूँ, लिस्ट 2 की बात करूं तो लिस्ट 2 यहां से ये जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया आपको। और लिस्ट 3 जो यहां पे आती है, ज़्यादातर बच्चे यहीं पर रिलाई करते हैं। कट ऑफ जब भी ज़्यादा जाएगा तो लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि भैया लिस्ट 3, तो ये ऑल अदर पोस्ट के लिए यहां पर कट ऑफ आता है। ऑल अदर पोस्ट के लिए यहां पे कट ऑफ आपके पास आता है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से है कि भैया आपका अलग अलग दे रखा है कट ऑफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो लिस्ट 1 आपको दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, जिनका कट ऑफ आपको, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैं बहुत इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। यहां पे देख लो यूआर का 169.67, मतलब 170 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था। मतलब अगर कोई बच्चा
प्रैक्टिकली डबल की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसको इससे ऊपर लाना होगा। अगले साल 2024 की तैयारी कर रहे हो, अगर पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, वैसा ही रहा, तो ये कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आप 2024 और डबल का टारगेट कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको 175 के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। नॉर्मलाइजेशन पे रिलाई बिल्कुल नहीं करिएगा। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट द फेयर थिंग, आपके हाथ में नहीं है। वो उस दिन जो होगा, जो भी किस्मत में है, तो उसको छोड़ते हैं, आप रॉ स्कोर पे रिलाई करिएगा। अगर मैं लिस्ट 2 की बात करूं, दैट मीन्स ये लिस्ट किसके लिए है, तो ये जेएसओ के लिए लिस्ट है। तो यहां पर अगर यूआर कैटेगरी कट ऑफ है तो दैट इज ऑल्सो 168.5, मतलब मोटा मोटा 169 मार्क्स। निष्कर्ष क्या निकला, इस पोस्ट, ये एकमात्र जो जेएसओ की पोस्ट है, ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसके लिए उम्र 32 साल है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो बच्चे भी क्या करते हैं कि जेएसओ के लिए भी तैयारी करते हैं। मैं खुद ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं जो सारी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसके बाद वो डबल ए में रैंक 3, रैंक 4, रैंक 8 लेके आए हुए ऐसे बच्चे हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर विश्वास है, तो यकीन जानिए नौकरी आप निकाल ले जाओगे, इसमें डाउट नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी शिद्दत के साथ आप मेहनत करेंगे, उतनी बढ़िया नौकरी आपको मिलेगी। आप चाहते हो कि मुझे इनकम टैक्स चाहिए, मुझे एमईए चाहिए, मुझे यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि पहले तो होता है कि जॉब मिल जाए, फिर बाद में आएगा कि नहीं, जॉब तो मेरे को अपने जोन में चाहिए, मेरे को दिल्ली चाहिए, मेरे को लखनऊ चाहिए, मेरे को वेस्ट बंगाल चाहिए, या जिसका जो भी जोन है मुझे वहाँ चाहिए। फिर वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जॉब के साथ आते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको जितना ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस को, अपनी चॉइसेस को आपको फुलफिल करना है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे हो तो फिर आप दूर हो, फिर आप बार बार उसी ट्रैप में फंस जाओगे कि चलो एक बार नौकरी लग गई, फिर दूसरी बार आप दे रहे हो रैंक अपग्रेड करने के लिए, मान लो दोबारा रैंक लग गई तो तीसरी बार जोन अपग्रेड करने के लिए, मन चाहे घर के पास जाने के लिए, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है। तो इसको पंचवर्षीय कार्यक्रम नहीं बनाना है। टारगेट क्लियर रखिए। आपको डाउट है कि मुझे इस जोन में चाहिए लगभग क्या, मुझे कितना नंबर लाना होगा मेंस में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेंगे बेस्ड ऑन जो प्रीवियसली बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे पूछ के। तो आपको इन सारी बातों पर भी ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं जरा मैं। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भैया है लिस्ट 3 का कट ऑफ, मतलब डबल ए और जेएसओ को छोड़कर बाकी जितनी पोस्ट है, इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, एमईए, सीएसएस, या ऐसी जितनी पोस्ट है, 28-29 पोस्टें हैं, उन सब के लिए क्या कट ऑफ जाता है। तो दोस्त यहाँ पे यूआर का कट ऑफ अगर आप देखोगे, ये आपका 2023 का कट ऑफ है। इससे पहले वाला जो कट ऑफ था वो 2022 का कट ऑफ था। तो इसके बाद वाली शीट पे आते हैं। ठीक है, लिस्ट 3 लिस्ट 2 ही है। यहाँ पर आपका जो ये कट ऑफ है 2022 और 2023 का, इससे पहले डबल जेएसओ के लिए था। अब रही बात इस वाले कट ऑफ की, तो अब देख लो यहाँ पर भी ये लिस्ट 1 दैट मीन्स डबल के लिए 158, तो 2022 था तो कम था। यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लिस्ट 2 के लिए ये कितना गया, डब्ल्यूएस के लिए 169 मार्क्स। सीटें नहीं होंगी यूआर में, ऐसा कुछ होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। आगे आते हैं जो आपका काम की बात है कि भैया इस बार का जो कट ऑफ है वो मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूं, कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे, ये सब तो बात की बात है। इस बार का अगर जो कट ऑफ है, तो अगर मैं 2023 के कट ऑफ की बात करूं तो 2023 का कट ऑफ लिस्ट 3 जो था वो 150.5 के आसपास था अप्रॉक्स। ये था यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो कि लिस्ट 3 का था, यानी कि जितनी भी बाकी की पोस्टें हैं सीजीएल के लिए उन सब का जो कट ऑफ था वो लगभग इतना था। तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। एक डाउट होगा, जब मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता रहा था तो मैं कह रहा था कि कंप्यूटर के मार्क्स भी कुछ पोस्टों के लिए डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर में मार्क्स कितने अच्छे हैं। तो उनके लिए भी जान लीजिए कि भैया कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी एग्जाम एग्जैक्ट पोस्टें हैं जहां पर आपके मार्क्स बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। तो वो एएसओ, अब ये इंस्पेक्टर इन सीजीएसटी मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर, पीएएसए, असिस्टेंट एग्जामिनर, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारी जितनी पोस्टें हैं इनके लिए सीपीटी एक मैंडेटरी कंडीशन में है। एएसओ एंड सीएसएस होगा, ये एएसओ एंड सीएस, इनके लिए सीपीटी एक मैंडेटरी कंडीशन है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के लिए ये दोनों पोस्टें मतलब डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, इनके लिए ये दोनों पोस्ट मैंडेटरी हैं।
और बाकी जो डेस्ट और सीपीटी के एक्सेप्ट जितनी पोस्ट हैं वो सारी यहाँ लिखी। लेकिन आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी ये एक्सेप्ट पोस्ट है मतलब सीपीटी और डेस्ट नहीं है तो आपको क्वालिफाई नहीं करना, आपको पेपर नहीं देना। आपको पेपर देना पड़ेगा, बस वहां पर जहां पर डेस्ट के लिए अगर 5% कट ऑफ जा रहा है तो आपको 20% वाली बैंडविड्थ वहां पे मिल जाएगी। लेकिन अगेन जिसके जितने कम एरर सीट्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें भी चेक किया जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे भैया आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबसे पहले, चूंकि मैं गणित पढ़ा रहा हूं तो आपको डिटेल में सबसे पहले मैथ्स। हम में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगेन सेम ही होता है। क्वेश्चन सेम ये है कि भाई अल्टीमेटली हम यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो देखो तैयारी स्टार्ट करने का एक तरीका है, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे कराना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन कुछ काम जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कम से कम 1 से 30 तक के क्यूब। आपको ये अभी लग रहा होगा कि ये क्या तीसरी चौथी पांचवी की बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्त अगर गणित अच्छा करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, तो ये काम अभी से करिए, मस्ट है आपके लिए। अगर आप बाद में करेंगे एग्जामिनेशन में टाइम लगेगा, मैनेज नहीं होगा। अगर मैं 2023 में इसकी बात करूं तो 99% बच्चों की ये कहानी थी कि सर मैथ्स बहुत लेंदी आई थी, मैथ्स बहुत टाइम टेकिंग थी, मैथ्स कुछ लोग कह रहे थे कठिन है, हालांकि कठिन नहीं था। तो ये सिर्फ आपके अप्रोच और आपने अपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया, इस पे फर्क पड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सबसे पहले 1 से 30 तक के क्यूब आपको रटने ही रटने हैं। कीप रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। 1 से 60 तक के स्क्वायर आपको करने ही करने हैं, मतलब आप इसको लिख लो, चिपका लो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, कुछ भी करो, लेकिन आप इसको इतने बार रिवाइज कर लो कि ये चीज़ें आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टेबल्स 1 से 30 तक है, हालांकि मैं कहूँगा अगर पॉसिबल है तो यहाँ तक कर लीजिए, अगर पॉसिबल है, अदरवाइज मिनिमम तो आपको करना ही करना है। ट्रिपलेट्स आपका 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याओं के ट्रिपलेट बनते हैं, आप किसी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ट्रिपलेट पे 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पर टाइम बहुत वेस्ट होता है। इससे बेटर है कि आप पहले से इस पे मेहनत कर लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ट्रिपलेट्स भी आपको याद होने चाहिए। और 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, आप इससे ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। मैंने मिनिमम बातें लिखी, इतना तो करना ही है, ये नहीं कर रहे हैं सिलेक्शन से आप दूर रहेंगे, ये पक्की बात जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो कुछ काम आपको करने ही करने हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें आपको पहले बता दे रहा हूं, वो क्या है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अब बच्चों को एक समस्या आती है, वो ये आती है कि साहब करें कितने, क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी ग्रंथ रखे हुए हैं, आप किस ग्रंथ को फॉलो करें। तो दोस्त आपको जो भी बुक फॉलो करनी है पीवाईक्यू की जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे पूछेंगे कि मिनिमम काम करके मैक्सिमम आउटपुट अगर आपको लेके आना है, तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज व्हाट, आप ये कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू को इस ऑर्डर में फॉलो करिए। मतलब सीजीएल 2023 का टीयर 2 अभी रिसेंटली हुआ है, इनके पेपर सिंगल ही पेपर है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सीजीएल टीयर 1 के जो भी 39 शिफ्ट है आप आराम से कर सकते हैं, तो इन पेपर को कर दीजिए। सीपीओ 2023 की 9 शिफ्ट हैं, इनको कर लीजिए। सीजीएल 2022 की जो 40 शिफ्ट हैं, यहाँ पर ये मेंस है तो मेंस में कितनी शिफ्ट थी, मेंस में थी 4 शिफ्ट। यहाँ पर सीएचएसएल की सिंगल शिफ्ट थी तो आप इसको कर लीजिए। यहाँ पर ये 40 शिफ्ट थी, आप इनको कर लीजिए। सीएचएसएल में मेरे ख्याल से 40 या 42 जो भी शिफ्ट होंगे, 42 शिफ्टें थी तो उनको कर लीजिए। तो मतलब इस ऑर्डर में आपको पेपर करना है, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि पूरा ग्रंथ उठा के, देखो पीवाईक्यू से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, सिलेक्शन आपका अलग लेवल पे जाएगा ही जाएगा। आज भी पेपर आपका पीवाईक्यू से आता ही आता है, लेकिन पेपर्स को रियल टाइम में दीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और रियल टाइम में किस ऑर्डर में देना है, वो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। आप इस ऑर्डर में अगर अपने पेपर देंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, अभी तक कुछ भी खास कठिन नहीं आया, थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करना है तो एनटीपीसी वाले पेपर में जो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के पेपर आए थे, क्वेश्चंस आए थे, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अगला पार्ट मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर दिन और ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, आगाज सीरीज।
अब इस आगाज सीरीज में हम आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, ये चारों सब्जेक्ट हम आपको डिटेल में कवर करा रहे होंगे। मैथमेटिक्स मैं डेली शाम को आपको 8 बजे कराऊंगा। अब जो मैथमेटिक्स कराऊंगा मैं क्या कैसे करा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी से ज़्यादा क्या मैं पूरा अपना सेशन प्लान क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि मैं किस ऑर्डर में टॉपिक को कराऊंगा। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ से, और यहाँ पे मैं 12 दिनों में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूंगा, और इसमें मैं पूरा बेसिक प्लस में एडवांस क्वेश्चन ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। डिटेल में यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो इसके बाहर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या पेड कोर्सेज ही लोगे तभी सिलेक्शन होगा। दोस्त, सिलेक्शन का एक ही तरीका, पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और पैसा फूकने से अगर सिलेक्शन होता है तो फिर तो सारी दुनिया कर रही है, तो पढ़ना पड़ेगा। जो मन में डाउट होता है कि मतलब कितना स्ट्रक्चर्ड वे में हम जाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स हियर कि भैया हम किस टॉपिक को कितनी क्लासेस में कितना डिटेल में जाके कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी कि अगर मैं नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ उठाऊंगा तो इन 12 क्लासेस आई विल कवर दिस कंप्लीट टॉपिक विद प्रॉपर पीडीएफ। सेकंड नंबर पे मैंने ब्लेंड किया, मतलब कुछ टॉपिक मैंने अर्थमेटिक, कुछ टॉपिक एडवांस के, दोनों को मिक्स करके लेके चला हूँ। सेकंड टॉपिक जो मैं यहाँ पर लूंगा दैट इज मेंसुरेशन 2D और 3D। टोटल मैं इसको 15 दिनों में खत्म करूंगा, यानी कि एंड टू एंड। इसके बाहर आपकी चीजें नहीं बचेंगी। और 15 दिन का मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कोई क्लास का फिक्स टाइमिंग नहीं, एक ही घंटा पढ़ूंगा। 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। हम टॉपिक वाइज डिटेल में कवर करेंगे, आपको इसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ इस तरीके से हम अपने सेशन को लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज लेके जाएंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, सो एंड सो, तो वो मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी इस आगाज सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। लगभग 120-21 क्लासेस, दैट मीन्स टीयर 1, टीयर 2 और सारे एग्जाम मैंने आपको दिखाया कि आपके अप्रैल मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बैक टू बैक 5-6 एग्जाम है, और उन सारे एग्जामिनेशन को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले, तो इसके बाहर से आपके एग्जामिनेशन नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा एब लिखा हुआ है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो, रीजनिंग को बच्चे लेते हैं फॉर ग्रांटेड। अब अगर रीजनिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूं कि देखो, रीजनिंग में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ये। अब सबसे पहले क्या काम करना है, रादर देन मेकिंग इट बर्डन, इट्स बेटर कि आप सिंपल तरीके से इनको लेके जाओ। जैसे मिसिंग नंबर एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, तो एक तरीका है कि एक बच्चा पहले मिसिंग नंबर चैप्टर पढ़ेगा किसी सोर्स से, फिर उसके 200-250 क्वेश्चन लगाएगा, दैट इज ओके अप्रोच। अगर आपको बर्डन नहीं बनाना तो आसान तरीका क्या होगा, आसान तरीका होगा कि आप डेली इसके 2 क्वेश्चन कर लो। खाली टाइम में बैठे हैं, मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर क्लासेस में आप बैठे हुए हैं, खाली टाइम है, घर में खाली टाइम मिल रहा है, 10 क्वेश्चन उठा के मिसिंग नंबर के कर लिए। कितना समय लगेगा, 5 मिनट, 6 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। सीरीज, अब सीरीज का भी वही तरीका है, और इसका एक और भी तरीका है, आप क्विजेस की भी हेल्प ले सकते हो कि ये टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके उतने चांसेस होंगे कि आप एग्जामिनेशन में इनको कर पाओगे। तो क्विजेस सॉल्व करो जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए। खाली टाइम में कुछ पीवाईक्यू उठा के कर लीजिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको फायदा मिलेगा। इसी तरीके से आपने करना है। क्लासिफिकेशन ऑड वन अगेन प्रैक्टिस वाला पार्ट है, क्विज उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, डेली 20-25 क्वेश्चन कर लो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट अजम्पशन ऐसा टॉपिक जिसमें आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप कर लेंगे, कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, तो अकॉर्डिंगली आप लोग करिएगा, ठीक है। तो डेली आपको 5-6 क्वेश्चन इसके भी करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगेन डेली 10 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, और अगर आप इसके डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ये सब करोगे तो 1 घंटे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। मतलब इनको स्लॉट्स में करिए, कभी खाली बैठे हैं मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन कर लिया 5-7 मिनट में, फिर कभी खाली बैठे हैं सीरीज़ के 5-10 क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप इन सारे टाइम को कंपाइल भी करोगे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपकी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। अदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, क्या करना है कैसे करना है वो आपकी रीजनिंग वाली मैम आपको डिटेल में बताएंगी। कितना करना है, आइडियली कितना करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा।
ठीक है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं भैया ज़रा इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश 45 क्वेश्चन। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज है अंग्रेजी का। अंग्रेजी से ज़्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का नहीं, क्योंकि 135 मार्क्स का वेटेज है। 390 में से 135 मार्क्स का वेटेज अकेले अंग्रेजी का है। अंग्रेजी को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, एक वोकैबुलरी, एक ग्रामर और एक रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं? ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो अपनी सारी ऊर्जा यहां पर लगा रहे होते हैं। दिस इज क्या है? ये अच्छी चीज है, ग्रामर आपको आनी चाहिए, दैट इज गुड। लेकिन सिलेक्शन का क्या है हिसाब किताब? अगर मैं प्रीवियस ईयर 2022-2023 के मेंस के एनालिसिस पे जाऊं तो एक जो टेंटेटिव नंबर निकलता है कि वोकैब पे हमारे पास लगभग 10-11 भी आए हैं, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे आते हैं। सेकेंड पार्ट आता है ग्रामर, जिससे 12 या 13 क्वेश्चन आपके यहां से ग्रामर से आते हैं। और तीसरा पार्ट आता है लगभग 22 क्वेश्चन, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। जैसे ये 12 क्वेश्चन, ये आपका 4 क्वेश्चन, ये आपका 6 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर मैं ग्रामर को हटा भी दूं तो आप देखोगे कि 22 10 32 से 33 नंबर आपका सिर्फ वोकैब और रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस पे आ रहा है। और हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। हम सोचते हैं कि जाके हम एग्जाम में डायरेक्ट जाके आरसी कर लेंगे, क्लोज टेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। अच्छा अप्रोच ये है कि आप डेली करने की हैबिट डालो। अभी मैं जीएस सेक्शन में कवर करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप कोई पेपर, जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, आप वो पेपर लीजिए, उसका एक आध आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा? आपका आरसी भी स्ट्रांग हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, आपका एक तो आरसी स्ट्रांग होगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट, और साथ के साथ आपका थोड़ा सा वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा करंट अफेयर्स के भी एक टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी। तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो बेटर होगा कि आप रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। डेली कुछ ना कुछ अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर आपके पढ़ के समझने की क्षमता आपकी बेहतर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। आपके देख लोगे कि बहुत आराम से आपके आरसी के क्वेश्चन, आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, आपके पैराजंबल के क्वेश्चन वो बहुत आराम से होने लगेंगे। उसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन बेसिक स्किल पढ़ के समझना है तो पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और पेपर का वेटेज आपको ये कह रहा है दोस्त कि भैया 45 में से 32 नंबर 33 नंबर तो आपके यहाँ से आ रहे हैं। इन पे बच्चा फोकस नहीं करता, वो ग्रामर क्लास में करते रहता है। तो आपको ये काम कुछ खुद से कर रहे हैं। सॉरी। तो ये पार्ट आपको खुद से करना है, डेली करना है। क्या आपको एक टॉपिक लेना है, मे बी न्यूज़पेपर में भी आपको जो सेगमेंट अच्छा लगता है। किसी को आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, किसी को लगता है कि मेरे को वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है, खेलों में इंटरेस्ट है, तो आप खेल वाला पन्ना उठा के पढ़ो। किसी को लगता है मेरे को मूवीज़ में इंटरेस्ट है, आप मूवीज़ वाला पन्ना पढ़ो जाके। किसी को लगता है मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिक्स वाला पन्ना पढ़ो। लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि मैं अपनी रीडिंग स्किल पे काम करूं। मैं डेली एक आर्टिकल, न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ मैं डेली पढ़ूं, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी पढ़ के समझोगे नहीं तब तक आपकी ना तो रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ना रीडिंग स्किल बढ़ेगी, ना पढ़कर कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता बढ़ेगी। जहां पे दिक्कत आ रही है, देयर आर मल्टीपल वेज। आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप कहीं से पूछो, लेकिन बिना इसके काम नहीं होगा, ये आप लिख लीजिए। आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ग्रामर को टाइम देना है, वो आप करते रहिएगा। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उस करिकुलम के साथ जाइएगा, बट डेली आपको इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर, मतलब कोशिश करो कि डेली 20 से 25 मिनट, डेली 20 से 25 मिनट आपको वोकैब के लिए देना है। कीप रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहां पर भी आपको डेली कम से कम 20 मिनट देना ही देना। मतलब आप डेली अगर ध्यान से देखो तो 45 से 50 मिनट अगर आप सिर्फ इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन के लिए दे दोगे तो आप लगभग पेपर का 45 में से 32-33 नंबर को बहुत आराम से टारगेट कर सकते हो, मिनिमम एफर्ट के साथ। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं इस पे, तो फिर भी वोकैब करते रहते हैं, तो किताबें याद कर लेते हैं, किताबें रटने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अच्छा तरीका ये होगा कि कीप रिवाइजिंग। देयर आर मल्टीपल वेज कि आप निमोनिक्स मेथड से करिए या किसी और मेथड से करिए, जैसे भी कर सकते हो, जैसे भी रट सकते हो रटिए। डेली पढ़ने की हैबिट डालिए, वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो अगले साल सितंबर में है। दैट मीन्स हमारे पास लगभग 10 महीने हैं, बहुत आराम से बहुत डिटेल में ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली काम करना है। और बाकी ग्रामर तो आप जहाँ से भी जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो आप उस सोर्स के साथ जाओ, आपको अलग से और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल कवर ही कर लिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम देना चाहिए आइडियली, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट, ये पार्ट आपका कवर हो गया। वो कैप भी मैंने कवर ही कर ली, ग्रामर भी मैंने कवर ही कर लिया। सबसे बड़ा टेंशन वाली बात आपके लिए क्या है? जनरल स्टडीज, जीएस कैसे करें। अगर मैं पेपर की एनालिसिस करूं तो लगभग मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, एक टेंटेटिव नंबर है। हो सकता है मैं जिस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स का मान रहा हूं आपको लगता हो कि करंट अफेयर्स का नहीं है, तो ये एक टेंटेटिव नंबर है। अंदाजा यही है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 3 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो बताना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है किसी सेट में 3 भी आ जाएं जो कि आए हुए हैं। अब आप क्या करोगे? ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले एक कोई किताब खरीद के लाएंगे जिस पे ईयरली कंपाइलेशन होगा, हाफ ईयरली कंपाइलेशन होगा। फिर आप क्या करोगे? उस किताब को घोटने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे, मैंने इतने सेशन लिए, बहुत सारे बच्चों का एक क्यों रहता है कि सर कितने साल का पढ़ें। अरे भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डेली पढ़ना है, सिंपल सी बात है। कितने साल? और 1 साल आपको आइडियली कवर करना ही करना है। उससे पहले का आएगा सबके लिए नया आएगा, जिसने उससे पहले मेहनत कर रखी होगी उसको फ़ायदा मिल जाएगा, जिसने नहीं की वो सारे लोगों के लिए वही हो। लेकिन 1 साल का आपको कवर करना ही करना है, दैट इज़ द वन वे। और उसका तरीका क्या है मैंने लिख रखा है कि डेली 15 से 20 मिनट आप करंट अफेयर्स कोई एक सोर्स आप फॉलो कर लो। हमारे गैलेक्सी क्लासेस में बहुत जल्द करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाली है, आप उस सोर्स को फॉलो करो। लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स करना ही करना है, 10 से 15 मिनट में डेली की न्यूज़ कर लीजिए। और जो आपने डेली की न्यूज़ किया है उसको कवर करने का तरीका क्या है? तो उसको कवर करने का सिंपल तरीका है, देयर आर मल्टीपल वेज। बहुत सारे करंट अफेयर्स की क्विजेज आती हैं। आप हमारे गैलेक्सी ऐप पर डेली क्विजेस दे सकते हैं। डेली इस ऐप पर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं जो उस दिन की न्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, आप उनको दे सकते हो। तो अगर आप डेली करोगे इस काम को तो आपके लिए कभी बर्डन नहीं होगा। जब आप कभी किसी कंपाइलेशन को पढ़ोगे तो कंपाइलेशन पढ़ते टाइम आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए बर्डन नहीं होगा करंट अफेयर्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने डेली करना है। डेली खाली टाइम में बैठ के जब भी कभी मिले, मूड बदलना है, मैथ्स काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, चेंज करना है, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लिया, आप उतना ज़्यादा जागरूक भी रहोगे तो उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो आपको ये काम डेली करना है। कंपाइलेशन बिफोर एग्जाम, कि जब आपका एग्जाम है तो कोई एक ईयरली कंपाइलेशन आप पढ़ लीजिए, लेकिन तब आप उसको कवर कर पाओगे क्योंकि आपने थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत किया है करंट अफेयर्स पे। और अगर आपने मेहनत किया है करंट अफेयर्स पे तो आप डेफिनेटली फिर आपको वो कंपाइलेशन कवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप आराम से कवर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स या एंड ऑल। तो देखो ये एक लिस्ट है, इस पर बहुत डिस्कशन नहीं है। हमने लगभग पिछले जितने भी 200, 250, 300 शिफ्टों की एनालिसिस करके करंट अफेयर्स और स्टैटिक के कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है। तो आप अपनी तैयारी के शुरुआती फेज़ में इन टॉपिक्स पे काम कर लेंगे, आपको आसान हो जाएगा। जैसे अब ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट, डिफेंस एक्सरसाइजेस, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हमने स्टैटिक भी कवर किया है। तो अब आते हैं ज़रा जीएस में। अब जीएस में जैसे ये भी अवार्ड्स है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, गेम्स को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ से मिलेगा इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आप देख लो आपको इसको पढ़ना कैसे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कोई एक किताब में भी वो PYQ बेस्ड होगा, कोई होगी, उसको घोटने की कोशिश करेंगे। बेटा एक किताब जिसमें 30,000 40,000 फैक्ट लिखे हों उसको याद करना डिफ़िकल्ट है, असंभव नहीं है, बच्चे करते भी हैं, लेकिन उसको याद करना डिफ़िकल्ट है, उसको रिटेन करना डिफ़िकल्ट है।
अच्छा तरीका क्या है, थोड़ा सा उस पर अप्रोच बदलिए उसको पढ़ने का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, तो जब आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे मैप्स के थ्रू एक आइडिया हो, नाम सुनते ही दिमाग में इमेज हो जाए कि अच्छा ये तो इधर से बन रही होगी, एक आइडिया हो, मैप्स के थ्रू उनको पढ़ने की कोशिश करिए। जिस टाइम पे जिस सोर्स से आप फॉलो कर रहे हो, जब आपने किसी सोर्स से उस चीज़ को पढ़ा है, उसके बाद अगर आप उससे रिलेटेड उसके स्टैटिक उसके फैक्ट्स को कवर करेंगे तो आपके लिए याद करना, रिटेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इन टॉपिक्स को करना होगा। जैसे आप रिवर्स ऑफ इंडिया, तो जब भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जब आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा मैप्स के थ्रू या जैसे भी, तो वहाँ पर उसके बाद एक लिस्ट बनाइए, 2 पन्ने की लिस्ट बनेगी, साथ के साथ रिवाइज करते जाइए। जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको चैप्टर के पीछे की स्टोरी पता होगी या जो भी उसके पीछे के लॉजिक है। बहुत लॉजिक नहीं यहाँ पर नहीं होंगे, और जगह बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होंगे। तो जब आपने वो पढ़ा होगा तो आपके लिए रिटेन करना उन फैक्ट्स को ज़्यादा आसान होगा। तो आप इस तरीके से करिए, रादर दैन की किताब खोला कहीं से भी और उठा के रटना चालू कर दिया, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, आप रिटेन नहीं कर पाओगे, भूलोगे। तो इससे बेटर है कि आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, आप उस सोर्स के साथ इन चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करिए, थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू, राइट। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब जैसे नेशनल पार्क्स एंड इंडिया, तो जब भी आपको ईवीएस पढ़ाया जाएगा तो ये खैर वैसा बहुत टॉपिक नहीं है, लेकिन एक आइडिया आ जाएगा कि मतलब कौन सा, अगर शेर के लिए कोई चीज़ फेमस है तो वो इसका मतलब वहाँ का लोकेशन, वेजिटेशन, एनवायरनमेंट वो उसके अनुकूल होगा। तो ये चीज़ें अगर आपको अंडरस्टूड है तो बहुत बारी आप ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से भी आंसर कर पाओगे। तो उस तरीके से जब आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पिछले 1-2 सालों में डांस फॉर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा एसएससी ने फोकस किया आर्ट एंड कल्चर में। तो डांस फॉर्म में भी कुछ कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो कॉमन है, जिनके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये डांस है तो यहाँ ही का होगा। बाकी कुछ चीज़ें कि किस ट्राइब्स का कौन सा डांस है, किस फसल किस त्यौहार में कौन सा डांस किया जाता है, कौन सी ट्राइब इस डांस को करती है, उस ट्राइब से रिलेटेड कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो वो, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको इनको भी कवर करना है, जो हमारी क्लासेस में कवर भी किया जाएगा। फेस्टिवल्स अगेन ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमने एक ये लिस्ट यहाँ पे डाली हुई है, तो ये लिस्ट आप लोग को मिल जाएगी, तो आप इससे ही कवर करिएगा, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बशर्ते आपको बताना क्या है, बताना सिर्फ ये दोस्त कि अगर अगेन सेम बात रिपीट करूँगा कि अगर आपसे मैं 30,000 फैक्ट्स रटने के लिए कह दूँ बिना किसी बैकग्राउंड स्टोरी के, तो इट्स डिफ़िकल्ट। हम में से ज़्यादातर, जैसे मैं एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लूँ, तो हम में से ज़्यादातर बच्चों के लिए क्या होता है, कि यूजुअली एक लॉजिक है, वो ये है कि भाई जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वही एब्रप्ट लर्निंग, इट्स नॉट फाइन। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम में से ज़्यादातर बच्चे, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट बच्चों की वीक मिलेगी, मिडेवल वीक मिलेगी, या मिडेवल में एटलीस्ट मुगल एम्पायर उनको आइडिया रहता है। मॉडर्न इंडिया में ज़्यादा बच्चों को पता होता है। क्यों पता होता है? एक तो हम लोग के स्कूल में जब से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया तो वहाँ पर भी बार बार ये स्टोरी रिपीट हुई। मूवीज़ में सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मिडेवल और एंशियंट पे नहीं बनी, लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ जो बनी वो मॉडर्न में बनी। वो इंडिपेंडेंस डे स्ट्रगल जो हमारा मूवमेंट था उन सब पे बनी, भगत सिंह पे मूवियाँ बनी, गांधी जी पे मूवियाँ बनी। तो हमने वो स्टोरी को बहुत बार देखा है और इसलिए वो चीज़ें हमें आसान लगती हैं। जो स्टोरी हमें नहीं पता है वो हमें कठिन लगती हैं। जैसे आप मान लें मैं पॉलिटी में कहूँ कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको रटने हैं। अब एक तरीका है कि आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35, 12 में ये है, 13 में ये है, 14 में ये है, 15 में ये आप याद करो। दूसरा, अगर आपने जिस भी सोर्स से आप फॉलो कर रहे हो, अगर उस सोर्स के थ्रू आपको एक स्टोरी बताई गई, इसका मतलब क्या है, अगर उससे रिलेटेड कोई केस है, मूल अवधारणा क्या थी इसको बनाने के पीछे, अगर वो स्टोरी आपको पता होगी तो उन फैक्ट्स को रिटेन करना आपके लिए आसान होगा। इसीलिए इतने सारे फैक्ट्स, इतने बड़े सिलेबस को अगर आपको ढंग से कवर करना है, जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाओ, तो देयर इज ओनली वन वे कि आप जिस भी सोर्स से फॉलो कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक से रिलेटेड जाके फैक्ट्स पढ़िए। अगर ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स जाके वहाँ पर पढ़िए। अगर आपने मान लीजिए कि हिस्ट्री में आपने मिडेवल में आपने मुगल का कुछ पढ़ा, या फिर एंशियंट में आपने मान लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पढ़ा, तो जिस दिन आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी समझ ली, एक बैकग्राउंड का आइडिया हो गया, अगर आप उस दिन जाके अपने फैक्ट्स को पढ़ोगे और कीप रिवाइजिंग दैट दोज फैक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, तो आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होंगी, आप उतने आराम से कवर कर पाओगे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी तो उसका कोई दिक्कत नहीं है।
अगेन जो यहाँ पर दो बातें कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से पेपर करने मैंने पहले बता दिया था, तो उसमें कुछ है नहीं। PYQ की कोई भी बुक, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई कौन सा मटेरियल, एक स्टैंडर्ड सोर्स तो आपको फॉलो ही करना है। अगेन PYQ की कोई भी बुक आपको उठानी है, PYQ की कोई भी बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी बुक फॉलो करिएगा, उनका ऐसी बुक फॉलो करिएगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मैं उस पर क्यों बल दे रहा हूँ, स्टोरी पता होगी, पीछे की कुछ कहानी पृष्ठभूमि पता होगी, फैक्ट याद करना आसान हो जाएगा। और एक साथ 2-3 सब्जेक्ट लीजिएगा। मतलब अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पहले मैं हिस्ट्री खत्म करूंगा फिर मैं ज्योग्राफी खत्म करूंगा, जनरली मोनोटोनस हो जाएगा। बेटर है कि आप एक सेगमेंट ले लिया, हिस्ट्री का एक सेगमेंट खत्म किया, ज्योग्राफी का एक सेगमेंट उठा लिए, तो 2-3 चीज़ें आप साथ लेके चलो तो आप बैलेंस कर पाओगे अपने सिलेबस को। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अगर इतनी चीज़ें आप कर लेते हो 2024 में डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, आगाज़ 2024। ये एक सीरीज़ है जिसमें जैसे मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी लूँगा, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि मैथमेटिक्स की क्लासेस लगभग 120 क्लासेस 125 क्लासेस में मैं चीज़ें कवर करूँगा। किस टॉपिक की कितनी क्लास लूँगा वो बता दिया। और मैंने कहा टाइम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट कैन बी 1 आवर, इट कैन बी 2 आवर, इट कैन बी 3 आवर्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ टॉपिक। हम वैसे कवर करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हम कवर कर रहे होंगे, तो वो डिटेल्स आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से मिल जाएगी। 16 तारीख से हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा सिलेबस कराएंगे। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे ऐप के माध्यम से। लेटेस्ट पैटर्न जो कुछ भी है, जो कि CGL 2023 तक जो कुछ भी आया है, ना सिर्फ CGL, आपके और भी जितने एग्जाम हैं, कुछ CDS में अच्छा है, विल कवर इन दिस बैच, कुछ SBI में अच्छा है, विल कवर इन दिस बैच। तो ऐसी सारी चीज़ें हम इस बैच में कवर कर रहे होंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये आगाज बैच स्टार्ट हो रहा है। तो भैया बस अब पढ़ाई में लगते हैं और जम के शुरुआत करते हैं। मिलते हैं मंडे की क्लास में। नंबर सिस्टम से मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो विशिंग यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक, 2024 में नौकरी लेके रहेंगे। थैंक यू।